हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने बात की थी स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में कि स्टोइकियोमेट्री क्या होती है और लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्शन के बारे में और परसेंटेज यील्ड के बारे में। बेसिकली हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, कि रिएक्शन कितने टाइप की होती है, उसमें हम लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और परसेंटेज यील्ड के अंदर भी हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, राइट। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन के बारे में। देखो रिएक्शन जो होती है वो दो टाइप की होती है। रिएक्शन जो होती है वो कितने टाइप की होती है, वैसे तो हम अलग अलग उसकी क्राइटेरिया होता है इसको क्लासिफाई करने का। रिएक्शन होती है, एक होती है सीरीज रिएक्शन, ठीक है, और एक होती है पैरेलल, ठीक है, यानी इसको हम बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया और इसको हम बोलते हैं समांतर अभिक्रिया, ठीक है। एक होती है सीरीज रिएक्शन और एक होती है पैरेलल रिएक्शन, ठीक है। सीरीज रिएक्शन में क्या होता है, ए से बी बनता है, बी से सी बनता है, सी से डी बनता है, डी से ई बनता है, इसको हम बोलते हैं सीरीज रिएक्शन, एक सीरीज के अंदर होती है। पैरेलल रिएक्शन या फिर समांतर अभिक्रिया में क्या होता है, ए जो होता है, ए से ही क्या बनता है, बी बनता है, और ए से ही क्या बनता है, सी बनता है, या फिर एक और प्रोडक्ट बन सकता है, ए से ही क्या बनता है, डी बनता है। तो इसको बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पैरेलल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ए से ही बी बन रहा है, ए से ही सी बन रहा है, ए से ही डी बन रहा है। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं सीरीज रिएक्शन, सॉरी पैरेलल रिएक्शन, और इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम सीरीज रिएक्शन बोलते हैं, राइट। इस तरीके से दो टाइप की हमारे पास में रिएक्शंस होती है और इनमें दो अलग अलग टाइप्स के क्या बनते हैं, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, राइट। तो आप इसको राइट, तो ओके, तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, आपको रिएक्शन दे रखी है कि 3a + 2b रिएक्ट करके क्या बनाता है, 5c + 7d बनाता है, ठीक है। 5c क्या बनाता है, 5c बनाता है और 7d बनाता है। देन उसके बाद में वापस से 3d रिएक्ट करके 5e बनाता है, फिर 2e रिएक्ट करके 7f बनाता है। तो आपको ये बताना है इस पूरी रिएक्शन में फाइनल में जो f बचेगा, इस रिएक्शन के एंड के अंदर f के कितने मोल बनेंगे, वो आपको फाइनल में बताना है। तो देखो बहुत ही सिंपल है और इसका लॉन्ग मेथड भी है, बहुत लॉन्ग मेथड है, लगभग 1 पेज का रहता है, लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। अगर एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जाता है। तो आपको इसको ट्रिक की वाइज सॉल्व करना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। अब देखो 3a 2b के साथ रिएक्ट करके 5c 7d बनाता है, ठीक है। फिर वापस से रिएक्ट कौन कर रहा है, देखो इन दोनों में से वापस से रिएक्ट कौन कर रहा है, वापस से डी रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि डी रिएक्ट करके क्या बनाता है, ई बनाता है, ठीक है। तो हमें सी से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या नहीं है मतलब, हमें सी से कोई भी मतलब नहीं। तो बताओ, देखो हम इसका जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है, कि इसका 2 मोल इसका 3 मोल इसका 7 मोल बनाता है, तो इसका 1 मोल कितना बनाएगा, 7/3 बनाएगा, ठीक है। देखो अब हम बात करें, इसका 3 मोल इसका 7 मोल बनाता है। 5c को भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो आगे रिएक्शन कंडक्ट नहीं करवा रहा। 3a 7d बनाता है, तो बताओ इसका 1 मोल कितना बनाएगा, इसका 1 मोल बनाएगा 7/3। इसका 5 मोल कितना बनाएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, 7/3 × 5 कर देंगे। समझ में आया भाई। 3 मोल इसका 7 मोल बनाता है, तो 1 मोल कितना बनाएगा, 7/3 बना देगा। हमारे पास में कितना है, इनिशियल में 5 मोल है, तो 5 मोल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी, ये वैल्यू ये आ जाएगी यहाँ 7/3 × 5। क्लियर। अब देखो इसका 3 मोल इसका 5 मोल बनाता है, ठीक है। इसका 3 मोल इसका 5 मोल बनाता है, तो बताओ इसका 1 मोल इसका कितना बनाएगा, इसका 1 मोल कितना बनाएगा, इसका 1 मोल बनाएगा 5/3 × ठीक है। इसका 1 मोल कितना बनाएगा, 5/3। तो बताओ इसके इतने मोल कितना बनाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई में लगा देंगे, कितना आएगा 7/3 × 5। समझ में आया। अब देखो ये वैल्यू जो होगी वो यहाँ आ जाएगी, क्या आएगी, 5/3 × 7/3 × 5। अब बताओ इसका 2 मोल इसका 7 मोल बनाता है, तो इसका 1 मोल कितना बनेगा, 7/2। तो इसका 1 मोल कितना बनेगा, 7/2 बनाएगा, या मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ ना, 7/2 × इसका 1 मोल कितना बनेगा, 7/2 बनाएगा। तो बताओ इतना मोल कितना बनाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इतने से, तो क्या आ जाएगा, देखो 5/3 × 7/3
इंटू 5, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगा 68 के आसपास आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेना। तो ये 49 डिवाइडेड बाई जो भी आएगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो 68 के आसपास आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैल्यू हो सकती है, आप कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से या फिर जो भी आपका मेथड है उससे कैलकुलेट करके आप देख सकते हो। कैलकुलेशन का पार्ट आपका है, तो इस तरीके से ध्यान रखें। आप इसको सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो किस तरीके से हमें एफ के फाइनल मोल बताने, ठीक है, हमें इतना बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो सिंपल सा है। देखो इसका 3 मोल, इसका 7 मोल बनाता है। इसका 1 मोल कितना बनाएगा 7/3 इंटू मोल कितने इसके 5 इंटू, अब देखो इसका 3 मोल, इसका कितना बनाता है 5 मोल, तो इसका 1 मोल कितना बनाएगा 5/3, ठीक है। फिर हम बात करें नेक्स्ट इसका 2 मोल, इसका 7 मोल बनाता है, तो इसका 1 मोल कितना बनाएगा 7/2। सेम वैल्यू आ रही है 7/2, 5/3, 7/3 इंटू 5। बहुत ही सिंपल सा एक लाइन के अंदर इसका आंसर आता है। लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा मेथड यूज़ करते हैं, पूरा का पूरा एक पेज भरा जाता है इसके अंदर इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आपको अगर इसके मोल कैलकुलेट करना है, अगर सपोज आपको मोल भी नहीं दे रखे हैं, आपको वेट दे रखा है, तो आप पहले इनके मोल कैलकुलेट कर लीजिए। मोल कैलकुलेट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, मोल से आप सीधा का सीधा डायरेक्ट रिलेट करके आप आंसर निकाल सकते हो। आपको एफ का पूछा गया तो आप एफ का निकाल सकते हो, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप इसको कॉपी करो। फिर एक टाइप का क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको पूरा का पूरा ये जो ट्रिक वाला मेथड है वो आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो देखो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि 2A रिएक्ट करता है 5B के साथ, तो क्या बनाता है 7C बनाता है और D बनाता है, ठीक है। और इसके आपको इनिशियल में t=0 पर कितना दे रखा है x मोल दे रखा है, ठीक है। तो वापस से देखो 5C जो है वो वापस से क्या बनाता है 7E बनाता है, और 7E है वापस से 2E रिएक्ट करके 2F बनाता है। F का आपको मैक्सिमम मोल दे रखा है कितना 5 आएगा, तो आपको बताना है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, f की वैल्यू हम सीधा डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम पूरा मेथड यूज़ नहीं करेंगे। तो देखो इसके 2 मोल, इसका कितना बनाता है, हमें C चाहिए, अब हमें D से कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे D चाहिए था तो हमने C से कोई मतलब नहीं रखा। तो सिमिलरली वैसे ही हमें C से मतलब है, अब D से कोई मतलब नहीं है। इसका 2 मोल, इसका 7 मोल बनाता है, तो बताओ इसका 1 मोल कितना बनाएगा 7/2। इसको इस तरीके से लिखते हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। 7/2 इंटू इसके कितने मोल है x मोल, ठीक है। अब देखो इसका 5 मोल, इसका 7 मोल बनाता है, तो इसका 1 मोल कितना बनाएगा, इसका 7/5 बना देगा इंटू इसका 2 मोल, इसका 5 मोल बनाता है, तो इसका 1 मोल कितना बनाएगा 5/2, ठीक है। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें तो f की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 5 दे रखी है, तो 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/2 इंटू 7/5 इंटू 5/2 इंटू x, ठीक है। जब आप इन सबको इस साइड लेके आओगे, ठीक है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.4 के आसपास, ठीक है। 0.4 या फिर 0.5, अगर 0.8 के आसपास आ रहा है तो आप 0.5 भी कंसीडर कर सकते हो। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखना, जो भी वैल्यू आए वो इसके लगभग इक्वल आएगी 0.4 के इक्वल, ठीक है। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता, इक्वल होगा। तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका। तो ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, इससे सिंपल मेथड कोई नहीं हो सकता इस टाइप की रिएक्शंस के लिए। अगर आपको सीरीज रिएक्शन दे रखी है, उसमें आपसे पूछा जाता है तो आप किस तरीके से एक लाइन के अंदर इसका आंसर लिख सकते हो। आप इसको कॉपी करो दोनों क्वेश्चंस को। फिर हम बात करते हैं परसेंटेज यील्ड के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं परसेंटेज यील्ड के बारे में या फिर प्रतिशत लब्धि के बारे में। तो देखो प्रतिशत लब्धि या फिर परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या होता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास में एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल 3A जो है वो बनाता है आपका 6B बनाता है सपोज, ठीक है। 3A जो है वो क्या बनाता है 6B बनाता है। इसके इनिशियल मोल में आपको 10 मोल दे रखे हैं, ठीक है, और आपको बताना है कि B के फाइनल मोल कितने आएंगे। A के आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि B के फाइनल मोल क्या आएंगे। तो हम जनरल मेथड यूज़ करते हैं कि अगर इसका 3 मोल, इसका 6 मोल बनाता है, तो बताओ इसका 1 मोल कितना बनाएगा 6/3 बनाएगा। इनटू में अगर इसका 10 मोल है, तो अगर 1 मोल 6/3 बनाता है तो 10 मोल कितना बनेगा, मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं परसेंटेज यील्ड बोलते हैं। ये जो वैल्यू है ये तभी अप्लाई होती है जब जो परसेंटेज यील्ड है वो कितनी है 100%, ठीक है।
परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है, वो 100% है, यानी पूरा का पूरा हमें मिल रहा है। ठीक है, अगर रिएक्शन के अंदर कुछ भी नहीं दे रखा होता है तब हम क्या मान के चलते हैं कि जो रिएक्शन है उसमें क्या है, परसेंटेज यील्ड 100% है। लेकिन अगर हम बात करें x% यील्ड के बारे में, x% यील्ड आपको दे रखी है, अगर x% यील्ड होती है तब इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, सपोज यहाँ पर आपको कुछ x% दे रखा होता है, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे 6/3 इंटू 10 इंटू x डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये आएगा परसेंटेज यील्ड का। ठीक है, अगर आपको किसी भी रिएक्शन के अंदर परसेंटेज यील्ड दे रखी है ऊपर, ठीक है, या फिर निकालनी भी होती है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, देखो ये तभी वैलिड होता है जब जो रिएक्शन के अंदर परसेंटेज यील्ड है वो 100% है। ठीक है, यानी हमें 100% यील्ड मिलती है। अगर 100% नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, अगर x% है तो उस x% को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, राइट, इस तरीके से। अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो जो परसेंटेज यील्ड होता है, परसेंटेज यील्ड जो होता है ना, वो इक्वल होता है आपका एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। ठीक है, यानी एक्चुअल के अंदर उसका कितना यील्ड है और उसका थ्योरेटिकल कितना है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये आपको क्या दे देगा, परसेंटेज यील्ड दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको उसका एक्चुअल दे रखा होगा, उसका थ्योरेटिकल निकाल करके आप उसकी क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हो। देखो किस तरीके से करेंगे हम इसके अंदर, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, और इसको हम एक लाइन के अंदर ही करेंगे जैसा हम अभी करते आ रहे हैं। रिएक्शन क्या दे रखी है कि 3A रिएक्ट करता है 5B से, इसका परसेंटेज यील्ड कितना दे रखा है, 50% दे रखा है। फिर 7B वापस रिएक्ट करता है 8C बनाता है, इसका परसेंटेज यील्ड 70% है। फिर 5C जो है वो 3D बनाता है, तो इसका परसेंटेज यील्ड आपको दे रखा है 80%। आपको पता करना है कि जो D है उसका फाइनल में कितना मोल बनेगा, वो आपको बताना है। और A का आपको कितना दे रखा है, 10 मोल दे रखा है। तो हम बात करेंगे मोल ऑफ D के बारे में, मोल ऑफ D, कि D के मोल हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो सिंपल है, एक ही लाइन के अंदर लिखेंगे, हम बार बार नहीं लिखेंगे। देखो इसका 3 मोल, इसका 5 मोल बनाता है। ठीक है, इसका 3 मोल, इसका 5 मोल बनाता है, तो बताओ इसका 1 मोल कितना बनाएगा, 5/3 इंटू 10। ठीक है, ये तो आ गया तब जब 100% यील्ड होती है। अगर हमारे पास में 50% यील्ड है तो हम क्या करेंगे, 50/70 कर देंगे, 50/100 करेंगे, 70 नहीं करेंगे, 50/100 कर देंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 7B जो है वो बनाता है 8C। तो इसका 7 मोल, इसका 8 मोल बनाता है, तो इसका 1 मोल कितना बनाएगा, 8/7 बनाएगा, इनटू हमारे पास में परसेंटेज यील्ड दे रखी है 70%, तो ये कितना आ जाएगा, 70/100। क्लियर है, इनटू इसका 5 मोल जो है वो इसका 3 मोल बनाता है, तो इसका 1 मोल कितना बनाएगा, 3/5। और इसकी परसेंटेज यील्ड कितनी दे रखी है, 80%, तो 80/100 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व करोगे तो ये 0 से 0 सोल्व हो जाएगा, 1 0 ये सोल्व हो जाएगा, बचेगा कितना, 5/3 इंटू 5 इंटू 8/7, और ये आ जाएगा आपका 7/10 इंटू 3/5 इंटू 8/10। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, अगर हम बात करें इसको काटेंगे कितना आएगा, 2 के टेबल से निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा 4 और ये 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/3। ठीक है, या फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, 25/3 इंटू 8/7 इंटू 7/10 इंटू 3/5 इंटू 4/5। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आए वो आपके क्या आ जाएगी, फाइनल मोल आ जाएंगे। किसके फाइनल मोल आएंगे, डी के फाइनल मोल आ जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से ये परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली परसेंटेज यील्ड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फिर भी कभी कभार रेयर चांसेस के अंदर अगर परसेंटेज यील्ड आ जाते हैं तो आपको इस तरीके से करना है। अगर आपको उसकी परसेंटेज यील्ड दे रखी है तो आपको क्या करना है, जो भी हम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि इसका 3 इसका 5 बनाता है तो इसका 1 कितना बनाएगा, 5/3 बनाएगा, और इसका 10 कितना बनेगा, 5/3 इंटू 10। तो इसके पीछे हम इसका यील्ड लगा देंगे, कितना लगाएंगे, 50/100 लगा देंगे, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आप इसको कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं पैरेलल रिएक्शन के बारे में, क्योंकि हमने सीरीज रिएक्शन देख ली। अब हम पैरेलल रिएक्शन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं, तो आप इसको कॉपी करो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं पैरेलल रिएक्शन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि इफ 12 ग्राम कार्बन मिक्सड विद 20 ग्राम O2 और इसको बर्न किया जाता है, देन द फाइंड आउट
विच वन और टू फॉर्म रेस्पेक्टिवली, इनमें से कौन बनेगा। अगर एक बनेगा तो आपको ये बताना है, क्या दोनों ही बनेंगे तो दोनों ही बताना है, राइट। तो CO और CO2 क्या दोनों ही बनेंगे या फिर केवल CO बनेगा या फिर केवल CO2 बनेगा, वो आपको बताना है। और जो भी बनेगा उनका आपको वेट कैलकुलेट करना है। तो देखो इसको सॉल्व करने का अलग अलग सबका मेथड होता है, हम सबसे सिंपलेस्ट मेथड यूज़ करेंगे। इसमें लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट भी आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि जो भी आपका पैरेलल रिएक्शन होती है उसमें हमेशा लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट आता ही आता है, राइट। तो देखो इसका पूरा का पूरा एक ब्रॉड मेथड होता है, डिटेल मेथड होता है, उस पर तो हम नहीं जाएंगे, हम सीधा न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करते हैं उस पर हम देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हम किसी भी लकड़ी को जलाते हैं या फिर किसी भी प्लास्टिक को हम जलाते हैं, तो सबसे पहले क्या आप किसी भी लकड़ी को जलाते हैं या फिर किसी भी कार्बन को हम बर्न करते हैं, तो कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम बर्न करते हैं तो बताओ क्या सिर्फ CO2 ही बनती है, क्या CO बनती है। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस बनती है जब हम किसी भी कार्बन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जब हम किसी भी लकड़ी को अगर हम जलाते हैं तो सबसे पहले क्या होती है, धुआं निकलता है। वो जो धुआं होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर उसका कम्प्लीटली बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, तो जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, राइट। तो इस तरीके से देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, कार्बन जो है वो रिएक्ट करता है हाफ O2 के साथ, सॉरी प्लस का साइन आएगा ना, हाफ O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी सबसे पहले, ठीक है, ये पहली कंडीशन। फिर हम बात करें कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो वापस से फर्दर रिएक्शन करेगी ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाएगी, CO2 बनाएगी, ठीक है। और ये तभी बन सकती है जब हमारे पास में CO जो है वो बचे, ठीक है, एक्सेस के अंदर है, या फिर ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस के अंदर रहे, तभी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी। अगर ऑक्सीजन एक्सेस में नहीं रहेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 नहीं बना पाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो सबसे पहले हम क्या करना है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। तो देखो कार्बन का जो मोल है वो कितना आएगा, 12 ग्राम दे रखा है, यानी 12 ग्राम, 12 को आप 12 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। ऑक्सीजन का आपको वेट दे रखा है 20 ग्राम, तो इसका कितना आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है, कितना आएगा, 20 डिवाइडेड बाई 32 आ जाएगा। और इसका हम मान लेते हैं 1 मोल है। आप इसको सिंपल करोगे तो कितना आएगा, अगर हम 2 की टेबल से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 16, और ये आ जाएगा, अगर हम इसको और आगे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5/8, ठीक है, 5/8 आ जाएगा। फिर अगर हम, ठीक है, 5/8 आप पढ़ा रहे हो तो इसको, तो 5/8 मोल इसके आ जाएंगे हमारे पास। तो ये तो हमारे पास में मोल आ गए। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट लिमिट में कौन है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे मोल। लिमिटिंग रिएजेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करते हैं मोल अपॉन में स्टोइकियोमेट्री। तो इसका मोल कितना है, इसका मोल 1 है, इसकी स्टोइकियोमेट्री भी कितनी है, 1, ठीक है। तो इसका लिमिटिंग रिएजेंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसके मोल कितना है, 5/8 डिवाइडेड बाई 1/2, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये इससे कट जाएगा 4, तो 5/4 हो जाएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा, 5/4। तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है। यानी ऑक्सीजन हमारे पास में एक्सेस है, इसका मतलब CO जो है वो क्या करेगी, CO रिएक्ट करके क्या बना देगी, O2 बना देगी। CO रिएक्ट करके क्या बनाएगी, O2 बनाएगी, सॉरी CO रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर इसका मोल कितना है, 1 मोल है। अब देखो इसने एक के साथ में तो रिएक्शन कर लिया कितना, 5/8, तो बचा कितना, 5/8 माइनस में 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1/8 आ जाएगा। तो इसका 1/8 मोल बचेगा, ये इसका 1 मोल, इसका 1/8 मोल रिएक्शन करके इसका 1 मोल बनाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की, तो लिमिटिंग रिएजेंट कितना आएगा, 1/1, इसका लिमिटिंग रिएजेंट कितना आएगा, 1/8 डिवाइडेड बाई 1/2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 1/4। आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 1/4। अब की बार जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो ये है, ठीक है। तो इस बार लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, यानी इसके बाद फर्दर आगे रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो पूरी की पूरी मतलब पूरी की पूरी कंज्यूम हो चुकी है, राइट। तो हमारे पास में CO2 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ये आ गया 1/4 और ये आ गया आपके पास में 5/4, ठीक है। अगर आपको वेट कैलकुलेट करना है तो वेट कैसे कैलकुलेट करोगे, वेट ऑफ CO2 कैलकुलेट करना है तो कितना आ जाएगा वेट ऑफ CO2, 1/4 इंटू 44,
कितना आएगा 44 डिवाइडेड बाई 4 11। और अगर हम कार्बन मोनो 3/4, ठीक है 3/4 आ जाएगा। और 3/4 इंटू में आप करोगे 28, हाँ क्योंकि 5/4 -1 करोगे तो 3/4 आएगा, ठीक है। तो 3/4 इंटू में 28 करोगे तो ये आ जाएगा 7 3 ज़ा 21, तो इसके 21 ग्राम आ जाएगा और इसका 11 ग्राम आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा कैलकुलेशन मेथड है, आपको कैलकुलेशन पता करना होगा, ठीक है। और वैसे भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लो, 11th क्लास के अंदर सीरीज रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बेसिकली अगर पूछे भी जाएँ तो आपको पैरेलल रिएक्शन से ही पूछे जाएंगे, सॉरी सीरीज रिएक्शन से ही पूछे जाएंगे, पैरेलल रिएक्शन के नहीं पूछे जाएंगे। अगर हम जेई की बात करते हैं तो जेई के अंदर कई बार पूछ ले जाते हैं सीरीज रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन से क्वेश्चन, राइट। तो अगर आपको नहीं भी आए हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ही आ जाएंगे, राइट। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीटली समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में, कि जो कंसंट्रेशन यूनिट्स होती है वो क्या होती है और किस तरीके से हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। आई होप आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। एंड मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।